तो चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यार नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस देखने वाले हैं और एब्जॉर्प्शन का कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, यह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और पूरा का पूरा ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एनिमेशन के साथ देखने वाले हैं। और तो और जितने भी एग्जाम्पल हमने इसमें लिए हैं वो डेली लाइफ से लिए हैं, जो आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा और जल्दी याद करने में हेल्प भी करेगा। राइट, तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेक्चर को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डालो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन कौन करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है और एसोसिएटेड ग्लैंड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है और करता क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्या करते हैं? रोटी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हमने क्या किया? रोटी खाया। कहाँ पर से खाते हो? सिंपल सी बात है, माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट होता है। और वो फूड जो होता है कहाँ पर जाएगा? हमारा ओइसोफेगस के पास जाता है, जिसको अपन फूड पाइप कहते हैं। और फूड पाइप से होकर के फिर स्टमक के पास जाता है। स्टमक के पास जो होता है फिर डाइजेशन कंप्लीट होता है, पर पूरा का पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता। तो कुछ डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, पर अभी इतना कुछ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो यहाँ के बाद डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। तो देखो यार, जितना भी यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन भी होगा। और एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा? ब्लड के पास पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड को ही तो देना है, क्योंकि ब्लड ही तो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? टिश्यूज़ में जाएगा और टिश्यू से फिर सेल में जाएगा। और इस तरह से हमें जो है एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो फूड से मिलता है। तो इनडायरेक्टली हम कनेक्टेड हैं फूड से। तो यार फूड तो खाना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। और अगर हम बात करें सेल की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, पर अभी आप स्ट्रक्चर मत देखो, क्योंकि हम इसको भी क्लियर करेंगे पर सेल बायोलॉजी में, और उस टाइम मज़ा भी आएगा। अभी आधा अधूरा पढ़ के क्या ही समझ आएगा। ओके, चलो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तीन चीज़ हमें देखने को मिलता है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जुजेनम, तीसरा इलम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो उसके अंदर भी आता है तीन चीज़, सीकम, कोलोन और रेक्टम। राइट, सीकम जो होता है वो ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गन्स भी होते हैं और इसके अंदर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको अपन वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि जो हमारे पास है तो सही, पर उसका कोई काम नहीं है। बोलो सर, हमारे अगर बॉडी के अंदर वो काम नहीं है, तो क्या हम अगर उसको सर्जरी के थ्रू अगर उसको हम रिमूव कर दे बॉडी से, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं? तो बिल्कुल कुछ हम जिंदा रह सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। खैर ये सब हमारे टॉपिक में नहीं था, पर इतना आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। राइट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अपन ने सीकम का काम समझ लिया। अगर हम बात करें कॉलोन की, तो कॉलोन जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं: असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन जो होता है सिग्मोइड शेप का होता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो ऊपर की तरफ जो कॉलोन जा रहा है उसको कहेंगे असेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे, तो नीचे वाला जो कॉलोन है उसको कहेंगे डिसेंडिंग कॉलोन। उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन देख सकते हो। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? कि दो लाइन को एक जगह ज्वाइंट करना। तो देख लो यार, जो ज्वाइंट कर रहा है वही हो गया क्या? ट्रांसवर्स कॉलोन। तो इस तरह से अपन डायग्राम भी क्लियर कर लिए और तो और समझ भी लिए। तो ये तो हो गई पूरी जानकारी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स था। अब एक एक करके बात करते हैं। हम कहाँ पर थे? डाइजेशन पे। तो देखो, और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? माउथ पे। तो माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी। इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और ऑरल कैविटी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बक्कल कैविटी के अंदर दो चीज़ देखने को मिलता है, पहला टीथ, दूसरा टंग, जैसा कि हमने बताया था। टीथ जो होता है इसके तीन टाइप से आपको देखने को मिलेगा। पहला है थीकोडोंट। थीकोडोंट कहता है कि जो टीथ होते हैं हमारे वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन से इम्बेडेड होते हैं। दूसरा है डाइफ्यूडोंट। डाइफ्यूडोंट कहता है कि हमारे लाइफ में दो बार दांत आता है। बिल्कुल, ये आपने देखा ही होगा, बचपन में आपका दांत टूटा था क्या? बिल्कुल, उस दांत को हम क्या कहते थे? दूध का दांत कहते ही थे ना, बचपन में तो सब यही कहते थे। बिल्कुल, उस टीथ को हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। अगर हम बात करें हमारे लाइफ में जो दूसरा दांत आता है वो परमानेंट होता है, जो कि हमारे एडल्ट में आता है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा यार। आगे बात करते हैं। आगे होता है एक हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट ये बताता है कि हमारे जो दांत है वो चार टाइप के होते हैं। पहला है इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोरल।
अब बोलोगे सर एक एक करके बताओ, इसका बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। इंसीजर जो होता है वो कुछ काटने का काम करता है, राइट। कैनाइन जो होता है वो टीयरिंग करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को हम फाड़ते हैं, जैसे कि रैपर ही फाड़ लो, तो वो जो दांत होता है जो कि एनिमल टीथ बोल लो, उसी को कहते हैं कैनाइन। और प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हमने नाम पढ़ा है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, इसका कुछ एग्जाम्पल दो तो समझ में आए। तो चलो एग्जाम्पल का एक फॉर्मूला ही बताता हूँ आपको, जिसका नाम है डेंटल फार्मूला। ये है एडल्ट के लिए अलग होता है और चाइल्ड के लिए अलग होता है। अब बोलोगे सर ये तो गलत बात है, ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों हो रहा है, एक क्यों नहीं? तो यार हमारे छोटे में क्या 32 दांत होते हैं क्या? नहीं होते। एडल्ट होते हैं तभी तो 32 दांत आता है ना, बिल्कुल। तो छोटा में कौन सा, कोई एक दांत तो मिसिंग होगा ना। चलो आप ही बताना मेरे को कि कौन सा दांत मिसिंग होता है। पहला दिया गया है एडल्ट के लिए। एडल्ट के लिए फॉर्मूला है 2123 डिवाइड बाई 2123। 2 का मतलब हो रहा है यहाँ इंसीजर, 2 इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर होते हैं। एक तरफ इधर नीचे भी उसी तरह आएंगे, नीचे भी 2 दांत जो होगा वो इंसीजर होगा, एक कैनाइन होगा, एक प्रीमोलर होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर्स होंगे। टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो ऊपर 8 नीचे 8 16। अब उसी तरह अगर राइट की तरफ ये हैं तो लेफ्ट की तरफ भी 16 होंगे, तो हो जाएगा 16 + 16 = 32। इतना तो कैलकुलेट करना आता ही होगा, ठीक है सर। अब बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2120 डिवाइडेड बाई 2120। अब बताओ आप इसमें से कि कौन सा दांत मिसिंग होता है हमारे बचपन में? राइट आंसर है मोलर। हाँ, अब आप, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि आपने कैश जीत लिया, पर हाँ यार मेरा दिल जीत लिया आपने इस आंसर का जवाब दे करके। 2 हो गए इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, 2 हो गए प्रीमोलर्स, लेकिन मोलर एब्सेंट होते हैं बचपन में, ये दांत नहीं आता। तो आप कैलकुलेट करके मेरे को बताना कि हम एडल्ट होने से पहले हमारे में कितने दांत होते हैं। और अगर आपने सही आंसर दे दिया, इसका मतलब आप नीट क्रैक करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपसे, ये नीट 2019 में पूछा गया था। अरे यार मैं जोक नहीं मार रहा, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो कर लो यार, तो भी यही जाता है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टंग। टंग की बात करें तो ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। हम सबको पता है इसको हम कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट नहीं कर पाते तो हम सही से बोल भी नहीं पाते हैं, राइट। चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो टंग होता है ये फ्रेनम के थ्रू हमारे ओरल कैविटी से अटैच होता है। आपको यहाँ पर फिगर भी दिख रहा होगा, जहाँ पर 2 लिंगुअल दिख रहे होंगे। एक तो है आपको लाइवल फ्रेनम जो ऊपर की तरफ है, और एक होता है बीच में, उसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम। इसके थ्रू ही ओरल कैविटी से ये टंग अटैच होता है, राइट। अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो होता है, जो अपर सरफेस होता है टंग का, वहाँ पर पेपलरी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू अपन टेस्ट को पहचानते हैं। हमें तीखा लग रहा है या मीठा लग रहा है, उस सबको जो होता है टेस्ट बट आगे ही प्रेजेंट होते हैं उस पेपलरी के पास, जो कि हमारे टेस्ट को सेंस करके हमें बताते हैं। वरना अगर टेस्ट को सेंस नहीं करते तो यार सोचो, तो अगर हम मिर्चा खाते हैं और हम बोलते हैं मीठा लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। बिल्कुल। अभी तक हमने जितना कुछ प्रोसेस देखा ना, ये सब कुछ आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि तभी से हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ग्लैंड तक नहीं पहुंचे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को अब हम मेन टॉपिक पर ले जाते हैं, जो कि है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जी हाँ, अब इसको हम कट करके देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। तो देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अब ये फिगर आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो जब उसका स्ट्रक्चर देखे ना, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। नहीं समझ में आ रहा होगा ना, समझाता हूँ। देखो सबसे पहला लेयर आपको दिख रहा होगा सेरोजा। क्या दिख रहा है? सेरोजा दिख रहा होगा। ये सेरोजा जो होता है ये मेसोथेलियम का बना होता है, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। अगर हम बात करें उसके अंदर का लेयर, तो उसके अंदर का लेयर होता है मस्कुलरिस, जो कि स्मूथ मसल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके इनर में सर्कुलर होता है, आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और कुछ कुछ रीजन जो होता है ये उसके अंदर ऑब्लिगेटरी मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें सब म्यूकोजा की, तो सब म्यूकोजा जो होता है इसके अंदर ही नर्व वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होता है। सोच रहे होगा ना सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठहरो यार, 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, पर ये टॉपिक तो पहले क्लियर कर लें। बिल्कुल। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी है मैंने कि जो ड्यूडेनम हमने देखा था,
याद करो कहाँ पर देखा था, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलम, ये तीनों के तीनों कहाँ पर आ रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ रहे थे। तो बिल्कुल वो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास यानी कि ड्यूडेनम के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसको अपन सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम भी कहते हैं। हम नहीं कहते, एनसीईआरटी कहता है, तो मैंने लिख दिया है। अब तभी से हम ग्लैंड ग्लैंड कर रहे हैं, तो बहुत जन कंफ्यूज हो जा रहे हो यार ग्लैंड करता क्या है। देखो यार ग्लैंड दो ही चीज़ को सीक्रेट कर सकता है, पहला हार्मोन, दूसरा एंजाइम। देखो एंजाइम को पहचानना बहुत इजी होता है। जैसे कि मान लो मैंने कहा प्रोटीएजेस, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, मैं बताता हूँ। प्रोटीएजेस से आप समझ रहे होगे, पहला जो प्रोटी वर्ड है, प्रोटी से एक वर्ड कोरिलेट कर सकते हो, प्रोटीन। कोरिलेट हो रहा है क्या, बिल्कुल। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है, उसी एंजाइम को कहते हैं प्रोटीएजेस। तो एंजाइम में या तो लास्ट में आईएन लगा हुआ होगा, या तो ESE लगा हुआ होगा, या फिर ASE लगा हुआ होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि हाँ वो एंजाइम है, और ASE के आगे जो भी वर्ड होगा वही उसके लिए वो एंजाइम फॉर्म हुआ है, ये वो बताता है। अब अगर मैं कहूँ कि डीएनएज मैंने लिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे होगे कि ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जिसको कहा गया है डीएनएज। बिल्कुल, देखो यार ट्रिक के थ्रू आपने एक अच्छा खासा चीज़ पढ़ लिया, राइट। अब तो ये एंजाइम में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ। तो बात बात में ही है, देखो हमने एंजाइम को भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक छोटा सा मैंने नोट बनाया है, जितना तो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं अभी बताने वाला हूँ। ये जो स्टमक है, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है म्यूकोजा। क्या होता है, म्यूकोजा। ये म्यूकोजा का काम पता है क्या है, ग्लैंड को सिक्रीट करना। अब कौन सा ग्लैंड को सिक्रीट करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिक्रीट करता है, लेकिन उसके अलावा ये रुगई का फॉर्मेशन भी करता है। रुगई जो होता है ना, वो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, एकदम अजीब टाइप का दिखता है, उसको कहते हैं रुगई। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। यह स्टमक किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि म्यूकोजा जो होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास भी प्रेजेंट होता है। अब ये म्यूकोजा जो होता है ना, ये आगे जा करके फिंगर लाइक प्रोजेनी को फॉर्म करती है, जिसको अपन विलाई के नाम से जानते हैं। और वो विलाई जो होता है, आपका स्ट्रक्चर आपको देखना होगा, तो देखो मैंने जो बनाया ना उसको देखो, ताकि आप अच्छे से थोड़ा समझ सको, है ना। क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है ये डायग्राम बनाने में, क्योंकि देखो बनाना इजी है पर समझाना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, वो मैं आपको बता भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो है विलाई। बिल्कुल ठीक है। विलाई के आउटर, देखो आउटर लेयर में देखना, एक ब्रश लाइक बॉर्डर अपीयरेंस दिख रहा होगा, उसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। और इसी विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई की जाती है। तो आप कोरिलेट कर सकते हो जहाँ पर हमने सब म्यूकोजा का टॉपिक पढ़ा था। बिल्कुल हो रहा है ना कोरिलेट, हाँ यार होगा क्यों नहीं, बता कौन रहा है, मैं ना, ठीक है। तो यही मुझे समझाना था कि विलाई जो होता है ये आगे जा करके एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस को फॉर्म करता है, जिसको अपन माइक्रो विलाई कहते हैं। क्लियर है। तो यार यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं होगा। एक छोटा सा ट्रिक और मैंने बनाया, उसको समझो। लिम्फ जो होता है ना, इसके अंदर लैक्टियल प्रेजेंट होता है। अब इसको याद रखेंगे, ट्रिक देखो क्या है। लिम्फ के अंदर WBC की सप्लाई होती है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट यहाँ पर कॉमन है, वाइट को पकड़ लिया अपन ने। वाइट क्या होता है, मिल्क होता है। मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एसिड के थ्रू, लैक्टिक एसिड के थ्रू। तो यहाँ से आप ट्रिक याद रख सकते हो कि लैक्टिक, लैक्टियल, लैक्टिक और लैक्टियल। चलो टॉपिक डालते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा आता है, अपना सलाइवरी ग्लैंड आता है। क्यों, क्योंकि याद करो जब भी डाइजेशन होता है, सबसे पहले हमने बताया था कि डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला ग्लैंड भी हमें सलाइवरी ग्लैंड ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। दूसरा है लीवर। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो सिक्रीट करता है बाइल को। तीसरा है पैनक्रियाज, जो कुछ हार्मोन को रिलीज करता है और पैनक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट करने का काम करता है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो एक और यह सिंपल सी बात है, ये काम क्या करेगा, सलाइवा को सिक्रीट करेगा। इसका ट्रिक भी मैंने बताया है कि किस तरह से आप पहचान सकते हो कि वो एंजाइम है या हार्मोन है। नहीं देखा होगा तो पीछे चले जाओ और देख लो एक बार। खैर, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है पैराटोइड। पैराटोइड जो होता है ये चिक के आसपास प्रेजेंट होता है, वहाँ पर जाकर के ये सलाइवरी एमाइलेज को सीक्रीट करता है। दूसरा है सबलिंगुअल्स। सबलिंगुअल्स जो होता है ये बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। याद करो हमने इसका फिगर भी देखा हुआ है, तो उस जगह से भी सलाइवा जो होता है सीक्रेट होता रहता है।
तीसरा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर, वहाँ पर से भी सलाइवा जो होता है सिक्रीट होता रहता है। तो सलाइवा का टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा है लीवर। लीवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट, ये सभी को पता होगा। अब डर जाओगे यार लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें? कुछ भी नहीं है यार, बहुत ईजी है, सुनो, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो क्या पूछता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लीवर है, लीवर के अंदर 2 लोब्स होते हैं जिसको अपन हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। ये हेपेटिक वर्ड जो होता है लीवर के लिए ही यूज होता है। आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको जहाँ जहाँ भी हेपेटिक या फिर हेपेटोकूलर ये सब वर्ड अगर आपको कहीं सो दिख जाता है, इसका मतलब समझ जाना वो लीवर के लिए ही यूज हुआ है, राइट, ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो आगे जाके हेपेटिक सेल्स को फॉर्म करते हैं जहाँ पर कोर्ट्स प्रेजेंट होता है, और यही हेपेटिक सेल्स आगे जाकर के बाइल को सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो देख सकते हो लीवर जो होता है ये बाइल किसके थ्रू सिक्रीट करता है? हेपेटिक सेल्स के थ्रू सिक्रीट करता है। और हाँ, यही क्वेश्चंस जो है वो नीट 2021 में पूछा गया था कि वो लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रीट किसके थ्रू करता है। वहाँ ऑप्शन में था हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक सेल्स, इस एक क्वेश्चन था गॉल ब्लैडर, इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शन में दिया गया था। अब जो जानता होगा उसने सही किया होगा, अदरवाइज वो गलत करके आ गया होगा। ये हेपेटिक सेल सिक्रीट करने के बाद आगे जाता है गोल ब्लैडर के पास, और बाइल जो होता है उस गोल ब्लैडर में जाकर के स्टोर्ड होके रह जाता है, राइट। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। तो दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। तीसरा आते हैं पेनक्रियाज में। जैसा कि हमने कहा था ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और कुछ पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ तो समझ में आ गया था, वो अभी किल कंप्लीट हो गया। एक और है यहाँ पर लीवर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आते हैं नीट में, तो मैंने उसको भी बताया है, वो ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर आके डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से ही हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो डायग्राम पे फोकस करना, हो सकता है तो आप जूम भी कर सकते हो, क्योंकि यार यूट्यूब तो आप ही देख रहे हो ना, तो जूम तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा ज़्यादा कितना जूम कर पाऊंगा, है ना। तो लीवर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ लीवर लिखा है। यहाँ पर मैंने 2 डक्ट बनाया है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एक राइट हेपेटिक डक्ट। देखो यार हेपेटिक तो आप समझ गए होगा, हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? लीवर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मैंने दोनों डक्ट को मिला दिया तो वो बन गया कॉमन हेपेटो डक्ट। क्या बन गया? कॉमन हेपेटो डक्ट बन गया। देखो ये लीवर है तो सिंपल सी बात है, ये सिक्रीट तो किया होगा बाइल, बिल्कुल किया होगा। उस बाइल को सिक्रीट करने के बाद स्टोर भी किया होगा। कहाँ पर किया है? गॉल ब्लैडर ने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पर से बाइल आने वाला है, क्या आएगा? बाइल आने वाला है बैल नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाइल बोल रहा हूँ। लीवर से भी और यहाँ गॉल ब्लैडर से भी ले लेगा, तो दोनों जहाँ पर बाइल मिलेगा उस बाइल को बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मज़े की बात ये बताने वाला हूँ कि जो गॉल ब्लैडर है उसके थ्रू जो बाइल पास हुआ होगा वहाँ पर भी एक डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि गॉल ब्लैडर से जो भी बाइल इस कॉमन बाइल डक्ट के पास जा रहा है वो जा रहा है सिस्टिक डक्ट के थ्रू। और यही नीट 2019 का क्वेश्चन था। तो देखो यार जो क्वेश्चन आ रहा था मैंने यहाँ पर बता दिया है, अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखना, ओके। अब यहाँ पर इसने क्या कर लिया? कॉमन बाइल डक्ट तो बना लिया। अब ये बाइल आगे आएगा किसके पास? पेनक्रियाज के पास। पेनक्रियाज का काम क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्म करेगा, और तो और कुछ वो एंजाइम को सिक्रीट करता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, राइट। आपको याद होगा इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन सभी को पता है। इंसुलिन हार्मोन कब काम आता है? तो तब ज़्यादातर काम आता है जब आपको शुगर हो, है ना। शुगर होने का मेन कारण तो ये इंसुलिन कम रिलीज होगा तो उसको शुगर हो जाएगा, राइट। हाँ यार इसको भी देखेंगे पर इस चैप्टर में नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में है, जब देखेंगे तो हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी वापस आते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, तो इसका भी एक डक्ट बनता है, उस डक्ट को कहेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये डक्ट फिर जा करके जब ये हेपेटो डक्ट से मिलता है, हेपेटिक डक्ट से मिलता है, तो बनता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यार यह जो मैंने बता रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो है ना, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर लेना खुद को, जो भी मैंने फ्लो बताया है उस फ्लो पे ही चलना। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही ये जा करके डक्ट जो है या ड्यूडेनम में जा करके मीट करता है तो वहाँ पर एक ओडाई फॉर्म होता है, उस ओडाई को कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडी। क्लियर है? तो स्पिंक्चर ऑफ ओडी कब फॉर्म होता है? तो याद कर लेना, जब हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ड्यूडेनम से मीट करता है तब बनता है, राइट। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिएगा तो आप शायद सॉल्व कर लोगे,
कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा नोट्स में, आप देख लेना। नोट्स जिसको भी चाहिए मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उसको अलग से भी शेयर कर दूंगा, ओके। और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी तक हमने जितना भी देखा ना, एक बार चलो उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया, फूड लिया, फूड का डाइजेशन कराया, प्रोसेस हमने देख लिया, माउथ से स्टार्ट हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद उसका क्या करना है, हमें एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है, एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट मतलब समझ रहे हो, जो फूड है वो फीसस के रूप में डिस्चार्ज होते हैं, इसी को कहते हैं एसिमिलेट या फिर एसिमिलेशन, राइट। अब चलो इसको भी एक छोटा सा ट्रिक्स के थ्रू समझते हैं, मजा आएगा। फूड जो है वो माउथ से थ्रू हमने इंटर किया, बिल्कुल किया, तो वो अब फूड जो है माउथ में जैसे ही आया, दांत और सलाइवा ने क्या किया, उसे मिलके चबाना शुरू कर दिया, मिक्सअप अच्छे से कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया। वो हो गया कन्वर्ट अब बोलस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलस जाएगा हमारे स्टमक के पास। स्टमक के पास जाने के बाद वहाँ एचसीएल प्रेजेंट होता है, तो जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू वो बोलस से काइम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये काइम जो है आगे जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास, और वहाँ पर फाइनली वो फीसस का रूप लेता है, और जो कि वो डिस्चार्ज हो जाता है एनस के थ्रू। क्लियर है। मज़ेदार बात यहाँ बताता हूँ कि डाइजेशन जो होता है ज़्यादातर माउथ टू ईलम में चलता है, राइट। कहाँ से कहाँ तक चलता है, माउथ से लेकर के ईलम के बीच ही चलता है। और एब्जॉर्प्शन की बात कर लो तो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जुजैनम टू ईलम के बीच ही चलता है। तो नीट में इससे भी क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने बता दिया है। याद रखना, सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है माउथ से ईलम के बीच ही होता है। अगर एक्चुअली पूछा जाए तो यार डाइजेशन तो हमेशा होता ही रहता है, कंप्लीट डाइजेशन बोलो लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है, पर ज़्यादा डाइजेशन होता है वो माउथ से ईलम के बीच, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है जुजैनम से ईलम के बीच। तो यार ड्यूडेनम, जुजैनम, ईलम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसको याद रख लेना। कौन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, कौन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करो तो इसके अंदर तीन चीज़ हमें देखना है। पहला है म्यूकस निक सेल, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। दूसरा है पैप्टिक और चीफ, पैप्टिक को ही चीफ कहते हैं, जो पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। तीसरा है पेराइटल, और इसी को कहते हैं ऑक्जेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, नीट्स में जल्दी नहीं पूछा है, पर हाँ बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन सुनने से पहले आंसर ही सुन लो आप। हमारे पेट में HCl होता है कि नहीं होता, होता है, तो भी हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, स्टमक जलता क्यों नहीं है, सोचे होगा अभी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोच लो यार, क्या ही जाता है, बहुत टाइम है अपने पास। खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो यार, HCl जो होता है बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, एसिड होता है, सभी को पता है। इसका अगर pH की बात करें तो 1.8 होता है। तो भी हमारे पेट में जलता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। उस इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम है विटामिन B12। ये विटामिन B12 जो होता है हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भैया चाहे HCl है या फिर उससे भी खतरनाक कोई एसिड आ जाए तो तुमको ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लीकेज होने से बचा लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देना है। फिर भी कभी कभी हो जाता है हमें, एसिडिटी होती है कि नहीं होती है, हाँ वो सब ड्रॉबैक्स है, डिसऑर्डर्स हैं, वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाओगे तो इनो पीते रह जाओगे है ना। चलो ठीक है, वो सब अलग की बात है, अभी थोड़ी देर के बाद हम देखने वाले हैं वैसे, ओके। तो ये था कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर का कमाल, जिसके कारण हमारा पेट जो है, स्टमक जो है, वो सही सलामत रहता है। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन जो होता है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को डाइजेशन करवाने का काम करता है, या तो ये बोलो ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ मिल्क का प्रोटीन जो होता है ना उसका डाइजेशन में कराने में इसका यूज आता है, क्योंकि मिल्क जो होता है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क को हमें सोने से पहले मतलब पीना चाहिए, रात के टाइम पीना चाहिए, दिन में जल्दी नहीं पीना चाहिए। खैर ये सब बेकार की बातें हैं, अभी हायर लेवल में जाओगे तब की बातें हैं। पर इतना याद रखो कि रेनिन जो होता है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करवाता है मिल्क का प्रोटीन का। क्लियर है, ठीक है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है ना, ये आगे जाके ट्रिप्सिनोजेन को फॉर्म करता है, और ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये आगे जा करके इंटेरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आ जाता है, तो जिसके कारण ये ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, अगर आप नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो
तो मैंने जेनेटिक्स वाला जब चैप्टर पढ़ाया था ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है। और अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है। बोर्ड्स वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बोर्ड्स के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मेरे को बताना है, एनसीईआरटी में लिखा है तो बताना तो है ही। तो ट्रिप्सिनोजेन जब इंटेरोकाइनेस के प्रेजेंस में आता है तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये अदर एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। तो रेनिन भी समझ में आ गया, ट्रिप्सिन भी खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही अपन अब आगे आते हैं, एक चार्ट आपको दिखता होगा जिसमें कि लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट। उसके बगल में लिखा हुआ है कि कैसे डाइजेशन करता है और कौन डाइजेशन करवाता है, कहाँ पर डाइजेशन उसका स्टार्ट होता है। कैसे कैसे समझना है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, आपको दिख रहा होगा उसका डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज, या फिर बोलो सलाइवा, बिल्कुल, तो वो डाइजेशन करेगा। तो हो सकता है जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो तो अब टूट जाएगा पॉलीसेकेराइड्स में, राइट। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, वहाँ स्टार्च है, बिल्कुल यहाँ तक सही जा रहे हो। तो मान लेते हैं जैसे ही वो माउथ पास गया तो हम इसका 30% डाइजेशन हो गया ऐसा मान लेते हैं। अब वो डाइजेशन कंप्लीट कराने के लिए आगे जाएगा, आगे आएगा स्टमक के पास। स्टमक के पास जा करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। वो पास कर देगा पेनक्रियाज को, पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होगा, तो वो जो है जो भी बचा कुछ डाइजेशन होगा वो थोड़ा बहुत करेगा। तो हो सकता है अभी भी कुछ डाइजेशन जो होना है बच जाए, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है यहाँ पर माल्टेज, माल्टोज और सक्रेज। तो वो आगे जाएगा सक्कस इंटेरिकस के पास, वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। जो भी कुछ होगा तो उसका डाइजेशन कंप्लीट कर देगा, और तब हम बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है लास्ट में मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम का मतलब ही होता है डाइजेशन करवाना और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। जैसा कि हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी बताया था कि उसका, और तो और इसको याद रखने का ट्रिक भी बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हो कि ये जो है एंजाइम है। लास्ट में या तो ESE होगा, या तो ASE होगा, या तो IN होगा, और उससे पहले जो वर्ड होता है वो ये बताता है कि ये उसके लिए एंजाइम है। जैसे कि माल्टेज ले लेते हैं, तो ये माल्टेज से एक रिलेटेड वर्ड है माल्टोज, तो हम समझ सकते हैं कि ये माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है माल्टेज, राइट। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा हुआ है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में जा करके, वहाँ पर प्रेजेंट होता है पेप्सिन, तो वो जो है उसका डाइजेशन कराएगा और वो कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में। तो पेप्टोन्स जो होगा वो आगे आएगा डाइजेशन अपना कंप्लीट कराने के लिए, वो आता है पेनक्रियाज के पास। तो बचा कुछ डाइजेशन जो होगा वो पेनक्रियाज कंप्लीट कर देगा, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो बच जाएगा डाईपेप्टाइड के साथ। तो डाईपेप्टाइड का डाइजेशन जो होता है वो डाईपेप्टिडाइडेज कराएगा, कब, जब वो सक्कस इंटेरिकस के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होता है, ना तो ही स्टमक में होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा पेनक्रियाज में, जहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाजेज, और उस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा वो न्यूक्लियोटाइड्स में, उसका डाइजेशन कराएगा न्यूक्लियोटाइडेज, और उसको डाइजेशन करवा देगा तो बन जाएगा शुगर प्लस बेस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सक्कस इंटेरिकस में भी 2 एंजाइम्स हैं, तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि कौन किसका डाइजेशन कराया होगा। लास्ट है फैट। देखो यार, फैट जो होता है सबसे इजी है। क्यों इजी है पता है? वो फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसको हमारा बॉडी जो है डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ब्लड में। तो उसके लिए जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं इसका इमल्सिफिकेशन कराना पड़ता है। इमल्सिफिकेशन होता है माइसेल्स के थ्रू। ये इसके थ्रू जो भी प्रोटीन का क्लोटिंग, एक जो होता है प्रोटीन का एक कोटिंग बनता है, जिसके थ्रू हम उसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं अपने डाइजेशन के लिए, अपने एब्जॉर्प्शन के लिए। और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है क्लायोमाइक्रोन्स में, और ये क्लायोमाइक्रोन्स आगे जाकर के लिम्फ वेसल्स के पास जाते हैं, और ये लिम्फ वेसल्स फिर ब्लड वेसल्स के पास जाता है, तब जाकर हमारा ब्लड इस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स को एक्सेप्ट कर पाता है। क्लियर है? बिल्कुल। एक छोटा सा टॉपिक है बाइल। बाइल जो होता है, सिंपल सी बात है यार, बाइल जो होता है क्या क्या सीक्रेट कर सकता है?
तो ये बाइल पिगमेंट सिक्रेट करता है, वो भी कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया था। दूसरी बात करो तो ये जो है बाइल होता है, ये बाइल साल्ट को भी सिक्रेट करता है। तीसरी बात करो, ये कोलेस्ट्रॉल को सिक्रेट करता है। चौथी बात, फॉस्फोलिपिड को भी फॉर्म करता है। और पांचवी बात, इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जी हाँ, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर ही आता है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, ठीक है। यहाँ तक था पूरा का पूरा डाइजेशन की टॉपिक्स। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो यार देखो, एब्जॉर्प्शन जो होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है ना। बचा कुछ डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तो हर जगह होता ही रहता है, पर मेनली अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में ही एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। तो सबसे पहले बात करें माउथ की, तो माउथ में सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स लेते हैं ना, मेडिसिन, ये सब, उसका डाइजेशन होता है। अब बात करो स्टमक में, तो स्टमक के अंदर कुछ भी वाटर सब्सटेंस या फिर कुछ सिंपल शुगर हो, अल्कोहल हो, उस सब का डाइजेशन स्टमक में ही होता है। देख लो यार, अल्कोहल का भी डाइजेशन जो होता है ना, स्टमक में ही हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और स्टमक में कौन कौन से लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, याद करो, पेप्सिन देखा था और गैस्ट्रिक लाइपेज देखा था। कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, याद रखे रहना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्त। तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो वहाँ पर बचा कुचा जो वाटर होगा, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ ड्रग्स बच जाते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा, राइट। अब टॉपिक है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही है यार, जो भी हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब होने के बाद टिश्यूज तक पहुंचा देंगे, उसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एक होता है डिफेशिएशन। डिफेशिएशन का मतलब समझ ही रहे होगे, जो भी बोलस था वो काइम में कन्वर्ट हो गया, तो काइम से जैसे ही वो फीसेस का रूप लेता है, उस फीसेस को हम बॉडी से डिस्चार्ज जब करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं डिफेशिएशन। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा डाइजेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। पर वेट, अभी तक हमने इसका डिसऑर्डर नहीं देखा, तो डिसऑर्डर भी देख लेते हैं। इतना देर अगर चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है, इस डिसऑर्डर को छोड़ दूं तो कैसे मजा आएगा। पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है ये जब तभी होगा जब लीवर अफेक्ट हो जाता है। लीवर का काम क्या है, बाइल को सिक्रेट करना, भले ही वो हेपेटिक सेल्स कर रहा था, पर यार लीवर के अंदर ही ना है, बिल्कुल। तो लीवर अगर वो बाइल को सिक्रेट नहीं करेगा, तो जिसके कारण स्किन और आई का जो कलर होता है ये थोड़ा येलोइश हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार डिपोजिशन होता है बाइल पिगमेंट का, सिंपल सी बात है, बाइल सिक्रेट नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो होता है ये तभी होता है जब हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है सही से वर्क ना कर रहा हो, या तो हो सकता है कहीं पर डाइजेशन जो है कंप्लीट ना हो रहा हो सकता है स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो स्टमक बोल रहा है भैया मैं नीचे की ये प्रोसेस को आगे जाने नहीं दूंगा, या तो तुम इस फूड को वापस ले लो, या तो तुम इसे डाइजेस्ट करने के लिए मेडिसिन ले लो, कोई ड्रग्स ले लो। ओके, तभी ये जो है वॉमिटिंग होता है। वॉमिट सेंटर जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें डायरिया, तो डायरिया जो होता है ये एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है बॉइल्ड मूवमेंट की। मतलब ये जो हमारा बॉइल्ड मूवमेंट होता है, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है, उसको फास्ट कर देता है, तो जिससे कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो यार बहुत ख़राब चीज़ है मतलब ये जो है डाइजेशन का प्रोसेस को स्लो कर देता है। लास्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन बहुत लोगों को होता ही होगा, और अगर आप ओल्ड एज में हो तो होता ही होगा, क्योंकि यार उस केस में क्या होता है ना कि आप कुछ भी खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। इट मीन्स हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर गैस भरना शुरू हो जाता है, फुलनेस लगने लगेगा कि यार मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क ना कर रहा हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो। अब गलती हो ही जाती है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंजाइम लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, इट मीन्स। ओके, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो यार सब्सक्राइब कर लो, और नए हो तो कर ही लेना सब्सक्राइब, और लाइक तो कर ही दो यार।